अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बोला जाए 10-12 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन, जितना भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे यूनिट से आप निकालोगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यों? 2022 से आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू है और 2022 के सेशन में अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जितना भी सेट वाला एग्जाम हुआ अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, जरूर इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। या फिर एक लाइन वाला क्वेश्चन यानी 1 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछा गया है, या फिर अगर 1 नंबर वाला क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछा गया, या फिर 5 नंबर वाला में अगर नहीं पूछा गया है तो 15 नंबर यानी लॉन्ग वाला क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसको बिल्कुल भी नहीं, इसको इग्नोर करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पर मैं आपको समझाऊंगा ज्यादा नहीं, डायरेक्ट मैं आपको पढ़ते जाऊंगा, क्योंकि सारा टफ लैंग्वेज मैंने एडिट करके आसान भाषा में मैंने एडिट किया है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो को सुनना है ध्यान से, और याद कैसे करना है, जो बिंदु है, जो पॉइंट्स है, उस बिंदु को ध्यान से आपको समझना होगा। उसके अलावा जो डेट यहां पर मेंशन है, जो ईयर मेंशन है, किस साल में क्या घटना हुई, उसको आपको नोट डाउन करते जाना है। एक बार अगर वीडियो को देखने से नहीं समझते हो, दूसरी बार में जो प्रक्रिया मैंने आपको बताया, बिंदुवार नोट करते जाइएगा, और जो ईयर है उसको भी नोट करते जाइएगा, हाईलाइट करते जाइएगा, अंडरलाइन करते जाइएगा। इसके बाद देखिए कैसे नहीं याद होता है। तो चलिए हम लोग यहां पर 2 क्वेश्चन करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस से। एक क्वेश्चन आपका यहां पर है, सुभाष चंद्र बोस का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो दूसरा एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। या फिर यही क्वेश्चन का आंसर आपको इस क्वेश्चन पर भी देना है, जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप क्या जानते हो, संक्षेप में बताइए। तो देखिए यहां पर इसका उत्तर में आपको सबसे पहले हेडलाइन देना होगा जीवन परिचय, या फिर आप सुभाष चंद्र बोस लिखकर भी अंडरलाइन कर सकते हो। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। उनकी जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो यहां पर देखिए वर्ष 1919 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS, अगर आप इसके बारे में जानना चाहोगे तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा, बहुत टफेस्ट एग्जाम है, याद रखिएगा ये आसान नहीं है। ICS की परीक्षा पास की थी 1919 में। हालांकि बाद में बोस ने सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया था, यानी सिविल सेवा का मतलब होता है गवर्नमेंट जो उनको मिला था पद, उस पद से त्यागपत्र दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं में अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते थे। देखिए अगर कोई विद्यार्थी है तो वो विद्यार्थी कैरी मिनाटी को अपना आध्यात्मिक गुरु नहीं मान सकता। अगर विद्यार्थी या स्टूडेंट है, लाइफ में पढ़ लिख कर कुछ करना चाहते हो, अगर कोई विद्यार्थी है किसी PUBG वाले छपरी यूट्यूबर को अपना आध्यात्मिक गुरु नहीं मान सकता है। विद्यार्थी कोई महान नेता या फिर महान इंसान को ही अपना गुरु, अपना आदर्श मान सकता है, तभी वो अपने आप को भी, अपने जीवन को भी कामयाब कर सकता है, नहीं तो फिर जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। इस तरीके से यहां पर देखिए सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद की शिक्षाओं को और विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु माना, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, कौन सा समाचार पत्र, फॉरवर्ड, इसके संपादन का कार्यभार संभाला और बाद में अपना खुद का समाचार पत्र स्वराज शुरू किया। अगला पॉइंट है कांग्रेस के साथ संबंध। तो देखिए यहां पर कांग्रेस के साथ इनका संबंध कैसे हुआ, फिर इन्होंने कांग्रेस को कैसे छोड़ा, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने बिना शर्त स्वराज अर्थात स्वतंत्रता का समर्थन किया और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन के दर्ज की बात कही गई थी। डोमिनियन की दर्ज कहने का मतलब है, समझिए अगर आपसे एक क्वेश्चन बोला जाए, आपके घर में कोई कब्जा कर लिया, कोई व्यक्ति पूरे परिवार पर, और वह व्यक्ति बोल रहा है कि मैं यहीं पर रहूंगा, यहीं पर खाऊंगा, यहीं पर सोऊंगा, लेकिन आपके घर पर कब्जा नहीं करूंगा, आपको गुलाम नहीं बनाऊंगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? उसी तरीके से भारत में भी अंग्रेज उस समय थे, उसके बावजूद भी ये जो रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि भारत एक संघीय राष्ट्र बन जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं था और इसी का विरोध किए उन्होंने वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिए और वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर का भी विरोध किया। ये सभी कुछ आपने डिटेल से पढ़ा है कक्षा 12वीं में, गांधी इरविन क्या समझौता था। तो इन समझौते का विरोध किया। वर्ष 1930 के दशक में वह जवाहरलाल नेहरू और MN राय यानी मानवेंद्र नाथ राय के साथ कांग्रेस का वाम राजनीति में संलग्न रहे, यानी जुड़ गए सुभाष चंद्र बोस। बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान हासिल करने वाले ऐसे विद्यार्थी, जी हाँ पढ़े लिखे लोग विद्यार्थी, हम तो उसको पढ़े लिखा नहीं मानते हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस है कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का विरोधी थे। देखिए विरोधी एक अलग चीज होता है, विचारधारा अलग चीज होती है। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक तरीके का दुश्मनी है, तो कोई भी दुश्मनी नहीं थी, कोई भी विरोध नहीं था, सिर्फ और सिर्फ विचारधाराओं का अलग अलग दोनों का विचारधारा था। आगे यहां पर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को किस रिस्पेक्ट वर्ड से संबोधित किया था, जो रिस्पेक्ट वर्ड भारत के कोई भी नागरिक, कोई भी नेता महात्मा गांधी को उस शब्द से संबोधित भी नहीं किए थे। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो भी विद्यार्थी है, आप यहां पर साफ साफ देख लीजिएगा। और वर्ष 1938 में बोस ने हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में जीत हासिल की। वर्ष 1939 में पुनः त्रिपुरा में उन्होंने गांधी के उम्मीदवार सीता
सीतारमैया के खिलाफ अध्यक्ष का भी चुनाव जीता गांधी के विरुद्ध। गांधी के साथ वैचारिक मतभेद, याद रखिएगा वैचारिक मतभेद था, इसी के कारण बोस ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस छोड़ दी। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को फिर नियुक्त किया गया। किनकी जगह पर? सुभाष चंद्र बोस की जगह पर। उन्होंने एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया सुभाष चंद्र बोस ने। इसका उद्देश्य अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को भी मजबूत करना था। अब समझते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। कांग्रेस के बारे में हम लोग देख लिए कि किस तरीके से कांग्रेस के साथ संबंध था। मृत्यु किस तरीके से भी ध्यान से समझिएगा। कहा जाता है कि वर्ष 1945 में ताइवान में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि उनकी मृत्यु के संबंध में अभी भी स्पष्टता नहीं है और आज भी उनका इंतजार बेसब्री से लोग करते हैं जो उनको दिलो जान से चाहते हैं। तो ये जीवन के बारे में मैंने शॉर्ट आंसर लिखा है। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसके जीवनी के बारे में लिखिए तो आप इतना लिख सकते हो। अगर आप चाहोगे इसके बारे में और जानकारी हासिल तो आप अपने बुक से भी लिख सकते हो, जो आपके पास बुक अवेलेबल होगा, या फिर इतना ही आप लिख दीजिएगा। इतना मैंने शॉर्ट इसलिए रखा ताकि आपको जीवनी याद रहे, सारा डेट वगैरह सब कुछ याद रहे, इसीलिए। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने की। और अगर आप चाहो तो आजाद हिंद फौज के बारे में जो डिटेल यहाँ पर मेंशन है इसके बारे में भी जीवन परिचय में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि पन्ना बहुत कम है तो आजाद हिंद फौज की स्थापना के बारे में डिटेल से आप मेंशन कर दीजिएगा और खत्म कर दीजिएगा निष्कर्ष लिख के। चलिए हम लोग जानते हैं आजाद हिंद फौज की स्थापना के बारे में। या फिर क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो देखिए यहाँ पर उत्तर, आजाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी दोनों एक ही चीज है। का गठन 1942 ईस्वी में किया गया था। 28 से 30 मार्च 1942 ईस्वी को टोक्यो यानी जापान में रह रहे भारतीय रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज के गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बोस ने कनिष्ठ मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिडिल के सहयोग से इंडिया में बुलाया। आर्मी का गठन किया गया और आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए भी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सम्मेलन जून 1942 ईस्वी को बैंकॉक में हुआ था। अब स्थापना के बारे में डिटेल से देखते हैं। आजाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन 1 दिसंबर 1942 ईस्वी को मोहन सिंह के अधीन हुआ था। इसमें लगभग 16,300 सैनिक थे। कालांतर में जापान ने 60,000 युद्ध बंदियों को आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया। जापानी सरकार और मोहन सिंह के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आजाद हिंद फौज की भूमिका के संबंध में कुछ विवाद उत्पन्न हो गए, जिस कारण से मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया जापान द्वारा। आजाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब शुरू हुआ जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 ईस्वी में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की, किंतु जब जर्मनी ने उन्हें रूस के विरुद्ध में प्रयुक्त करने के इस्तेमाल करने का प्रयास किया तब कठिनाई उत्पन्न हो गई और बोस ने दक्षिण पूर्वी एशिया जाने का भी निश्चय किया। अब समझते हैं सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व। सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व किसमें? आजाद हिंद फौज में। जुलाई 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाला जो जहाज था उससे सिंगापुर पहुंचे। वहां उन्होंने दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा भी दिया था। 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज एवं इंडियन लीग की कमान को संभाला। आजाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे, नेताजी से संबोधित किया गया। बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का नारा दिया। उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार आजाद हिंद सरकार की भी स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेनाधर तीनों थे। वित्त विभाग एस.सी. चटर्जी को, प्रचार विभाग एस.ए. अय्यर को तथा महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। यानी महिला का जो संगठन था वह लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। इसके प्रतीक के बारे में समझते हैं। आजाद हिंद फौज के प्रतीक यानी चिन्ह के लिए एक झंडे पर दहाड़ते हुए दौड़ते हुए बाघ का दिव्य बना हुआ होता था। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इस संगठन का वह गीत था जिसे गुनगुनाकर संगठन के सेनानी जोश और उत्साह से भर उठते थे। जापानी सैनिकों के साथ तथा कथित आजाद हिंद फौज रंगून से होती हुई जल मार्ग से भारत की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च सन 1944 ईस्वी को कोहिमा और इंफाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई। यानी ये जो आपका आजाद हिंद फौज था वह कोहिमा और इंफाल भारतीय मैदानी क्षेत्र में पहुंची। पहले भारत में नहीं था आजाद हिंद फौज, रंगून से होते हुए भारत में पहुंची। तो कहने का मतलब है आपको कमेंट में जवाब देना होगा कि इंफाल भारत में कहां पर है और ये आपका कोहिमा, ठीक है। और साथ ही साथ फौज की ब्रिगेड जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों द्वारा आजाद हिंद सरकार को मान्यता प्रदान की गई। यानी आजाद हिंद जो फौज था वह जर्मनी द्वारा, जापान द्वारा, साथ ही साथ और भी उनके जो समर्थक देश थे उनके द्वारा इस चीज को यानी आजाद हिंद सरकार को मान्यता प्रदान दी गई।
इसके बाद नेताजी बोस ने सिंगापुर एवं रंगून में ही आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया। पहली बार सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही गांधी जी के लिए राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया गया। राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया। राष्ट्रपिता यानी पूरे राष्ट्र के पिता से संबोधित किया गया। आप ये वर्ड सोच रहे हो, ये वर्ड क्यों संबोधित करते? अगर सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के कट्टर विरोधी होते, कभी भी नहीं करते। जुलाई 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। हे राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावे जो आजाद हिंद फौज थी, फौज की ब्रिगेड को भी क्या क्या नाम दिया गया, नाम सुन लीजिए। ऐसे ऐसे जाहिल नेताओं के बातों में आ जाते हैं पढ़े लिखे युवा। हमें सोच कर भी टेंशन होता है कि पढ़ लिख कर भी उनकी बातों को क्यों मानते हैं, उनको आदर्श क्यों मानते हैं। आज के नेता, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, अपने फायदे के लिए ही वो आपको इस्तेमाल करेंगे, इसकी गारंटी है। और हम उनकी बातों में आकर, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कितने खून बहाए, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, पूरी जिंदगी अपनी निछावर कर दी, आज हम लोग क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है। आपस में लड़ाई झगड़ा, धर्म या फिर किसी के भी पक्ष में वाद विवाद हमेशा करते रहते हैं। खास करके जो युवा पीढ़ी है वो तो पूरे तरीके से बर्बाद हो रही है। ताऊ का जो मेन मकसद है वो कौन पूरा करते हैं मालूम है? युवा पीढ़ी। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या किसी की है तो वो युवा पीढ़ी की है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आजाद हिंद फौज के जो ब्रिगेड थे उनको क्या क्या नाम से संबोधित किया गया। महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड तथा सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड के सेनापति शाहनवाज खान थे। सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों का आह्वान करते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगले पॉइंट पर हम लोग समझते हैं कि जापान की पराजय तथा बोस की मृत्यु, यानी जापान की हार कैसे हुई। जो अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था, ठीक है, उसी की घटना से रिलेटेड है। तो उसकी हार तथा बोस की मृत्यु। फरवरी से जून 1944 ईस्वी के मध्य आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों ने जापानियों के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा एवं बर्मा से युद्ध लड़ा। परंतु दुर्भाग्यवश दूसरे विश्व युद्ध में जापान की सेनाओं के मात खाने यानी हार होने के साथ ही आजाद हिंद फौज को भी हार का सामना करना पड़ा। आजाद हिंद फौज के सैनिक एवं अधिकारियों को अंग्रेजों ने 1945 ईस्वी में गिरफ्तार भी कर लिया था। और साथ ही बहुत ही दुखद घटना के साथ एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की भी 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मृत्यु हो गई। हालांकि हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु अभी भी संदेह के घेरे में है। बोस की मृत्यु का किसी को विश्वास नहीं हुआ था। लोगों को यह लग रहा था कि किसी दिन वो फिर सामने आ खड़े होंगे। आज इतने वर्षों के बाद भी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनकी राह देखते रहते हैं। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 ईस्वी को मुकदमा चलाया, यानी उन पर केस दर्ज किया गया। और इस मुकदमे के मुख्य जो अभियुक्ति थे कर्नल सहगल, साथ ही साथ कर्नल ढिल्लो एवं मेजर शाहजहां खान पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इनके पक्ष में सर तेज बहादुर सपुत्र, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और के.एन. काटूज ने दलीलें दी। क्योंकि ये वकील थे तो इन्होंने भी उनके बचाव पक्ष के लिए दलीलें दी, लेकिन उससे कुछ भी काम नहीं हुआ। फिर भी इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई, नारेबाजी हुई, नारे लगाए गई, लाल किलों को तोड़ा, साथ ही साथ आजाद हिंद फौज को भी छोड़ दो, इस तरीके से नारे लगाए गए। विवश होकर तत्कालीन में वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर इनकी मृत्यु दंड की सजा को माफ कर दिया। अब हम लोग समझते कि आजाद हिंद फौज के क्या क्या उद्देश्य है, उसका वर्णन करना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। हम मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप लोग क्यों मेहनत नहीं करोगे, जबकि रिजल्ट आपका निकलने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर इनके महत्व पर भी अगर प्रकाश डालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी आंसर ये लिखना है। उत्तर क्या आपका? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुई थी तो उसके दमन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर रहकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना साहसिक अभियान चलाया। यानी 1942 में भारत में आंदोलन चला, उसी के सपोर्ट में सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर में रहकर अपना अभियान चलाया। 1941 में वह अफगानिस्तान के रास्ते से रूस और इटली होते हुए जर्मनी पहुंचे थे। जर्मनी में सुभाष ने 1941 में एक सेना गठित की थी, किंतु जर्मन उसका प्रयोग रूस के विरुद्ध करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया जाने का फैसला किया। दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रीतम सिंह ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से पहले ही जापान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दिलचस्पी दिखा रहा था। यानी जापान भी चाह रहा था कि भारत जो देश है वह अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हो जाए। जापान ने मेजर फुजीवारा को दक्षिण पूर्वी एशिया भेजकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से
संबंध प्रवासी भारतीयों से संपर्क किया, जो भारतीय थे जो आए हुए थे उनसे कनेक्ट किया। और दिसंबर 1941 में मलाया के जंगल में ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय सैनिकों ने जापानी फौज के सामने आत्मसमर्पण किया था, जिनमें एक कैप्टन मोहन सिंह भी थे। मोहन सिंह और फुजीवारा ने मिलकर जापान के अधिकार में भारतीय युद्धबंदियों में से एक सेना भारतीयों को भी स्वतंत्र करने के लिए बनाने का समझौता भी किया। मार्च 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की टोक्यो में स्थापना की। बैंकॉक में जून 1942 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में दक्षिण पूर्वी एशिया में बसे भारतीयों की प्रतिनिधित्व संस्था के रूप में यूनाइटेड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। और यही कैप्टन मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की और वहीं इसके कमांडर बनाए गए थे। कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज का विस्तार चाहते थे। जापानी उसको केवल एक प्रतीक के रूप में प्रयुक्त करना चाहते थे। कैप्टन मोहन सिंह से मतभेद होने के बाद उन्हें इसके कमांडर पद से हटाकर बंदी बना लिया गया। 1943 तक आजाद हिंद फौज का पहला प्रयोग असफल रहा, यानी पहली बार आज़ाद हिंद फौज बना था, ये असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज को एक करिश्माई नेतृत्व की आवश्यकता थी, यानी उनके जो नेता थे कहीं ना कहीं वो बंदी बनाए गए। अब दूसरे नेता की जरूरत थी। वह इस समय जर्मनी में मौजूद सुभाष चंद्र को देख सकते थे, यानी उसको नेतृत्व के रूप में दे सकते थे। सुभाष चंद्र के नेतृत्व वाला प्रस्ताव जापानियों को भी पसंद आया। वह जर्मनी से एक पनडुब्बी में सवार होकर 2 जुलाई 1943 ईस्वी को जापान द्वारा अधिकृत सिंगापुर पहुंचे, यानी उन्होंने दिल्ली चलो का आह्वान किया और 21 अक्टूबर 1943 को INA तथा आज़ाद हिंद की अंतिम सरकार का गठन किया। इस अंतिम सरकार को जापान ने तुरंत मान्यता दे दी और बाद में जर्मनी तथा इटली सहित 8 और राष्ट्रों ने उनका अनुकरण किया। अंतिम सरकार में उन्होंने 1915 से जापान में रह रहे वरिष्ठ क्रांतिकारी रास बिहारी बोस को सम्मान देते हुए सुप्रीम एडवाइजर नियुक्त किया गया। गांधी जी से वैचारिक मतभेद होते हुए भी सुभाष ने अपने अभियान की सफलता के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। जापानी शिविर में भारतीय युद्ध बंदियों में से INA के सैनिकों की भर्ती सहज रूप से हो गई। 60,000 भारतीय युद्ध बंदियों में से 20,000 INA में भर्ती हो गए। सुभाष के अभियान को वित्तीय सहायता दक्षिण पूर्व में बसे भारतीय व्यापारियों ने प्रदान किया। INA क्या थी? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सेना थी। धर्मनिरपेक्ष समझते हो ना? इसके अनेक अधिकारी और जवान मुसलमान भी थे, यानी उसमें धर्म से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। सुभाष ने INA में महिलाओं की सहभागिता को महत्व देते हुए झांकी की रानी के नाम से एक महिला टुकड़ी का भी गठन किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सुभाष चंद्र की भागीदारी किस तरीके से देश को आज़ाद करने में थी। इसको अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा और जिस तरीके से मैंने आपको बताया जो भी डेट है उनको मेंशन जरूर कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे।